प्रस्तुत है मेरी कुछ कविताएं। शीर्षक है सुख दुख। कोई नहीं चाहता कि दुख उसके पास भटके रहे, जिए वह दुख में। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में गुलाब हो, हर रंग के और खुशबू से भरा। वह हाथ बढ़ाता है, कांटे चुभ जाते हैं। यही रिश्ता है सुख और दुख का कि सुख चाहो तो दुख मिलता है और दुख को दूर करो तो वह और बढ़ता है। हमने सुख की चाह छोड़ दी है, दुख को गले लगाया है। इस दुख में ही सुख को पाया है, इस दुख में ही सुख को पाया है। मेरी अगली कविता है प्रेम। प्रेम जीवन में हमेशा खुशी ही नहीं देता, वह दर्द भी देता है। कई बार नदी के दो किनारे उसके सहारे प्रेम बढ़ता है, वह बढ़ता जाता है। अक्सर हाँ, मिलने की चाह नदी में डूब जाती है। नहीं कह सकता कि प्रेम की मंजिल हमेशा मिलन ही है, वह जुदाई भी है, पर वह होता है प्रेम ही, पर वह होता है प्रेम ही। अगली कविता है सुख चरम सुख। सुख क्या होता है यह, सुख क्या होता है यह, चरम सुख क्या है यह भला। मैं कहां जान पाई सुख चरम सुख, और पता नहीं क्या क्या सुख। बचपन से माँ बापू से सुनती आई हूं कि पार लगाना है, पार लग जाए तो जिंदगी सकारत। उन्हें पार लगना था, उन्हें पार लगाना था, मुझे पार करना था। उन्हें पार लगाना था, मुझे पार करना था। उनका सुख पार लगाने में था, मेरा सुख पार करने में था। इस पार को पार करने में मैंने बहुत हाथ पांव मारे। किनारा कहीं नहीं था, जल ही जल था। मैं जल जंतुओं से दूर भागती रही और भागती रही। पर भागकर जाती कहां, जल क्रीड़ा में शामिल होना मेरी नियति थी। यही था मेरा सुख, यही था मेरा सुख, और यही था उनका चरम सुख। यही था मेरा सुख और यही था उनका चरम सुख। अगली एक छोटी कविता है खुशी। वह जानता है कि खुशी उधार नहीं मिलती, वह जानता है कि खुशी उधार नहीं मिलती। दूसरों को दुख देकर पाने में उसका यकीन नहीं। वह किसान है, उसकी खुशी खेतों में रहती है, जिसे वह तैयार करता है। जोतता बोता है, फसलें जब लहलहा उठती हैं तो मन भी खुशियों से भर उठता है। अपने बच्चों से अधिक उसका फसलों पर भरोसा है। सूखा, अतिवृष्टि और मौसम की मार झेलते हुए अनाज जब घर में आएगा, अनाज ही नहीं उसकी खुशी भी घर आएगी। अनाज ही नहीं उसकी खुशी भी घर आएगी। अगली कविता है किसानों का लौटना। पिछले दिनों दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन था, उसी संदर्भ की कविता है किसानों का लौटना। वह जवान है, पिता किसान है, बेटा उस बॉर्डर पर है, पिता इस बॉर्डर पर है। इस और उसके मिलन से सतलज और झेलम की अविरल धारा प्रस्फुटित है। दोनों उस देश के वासी हैं जहां गंगा जमुना से मिलती है। दोनों उस देश के वासी हैं जहां गंगा जमुना से मिलती है।
दोनों को इस मिट्टी से प्यार है जो सोना उगलती है। इस सोने पर लुटेरों, गिद्धों, बटमारों की नजर है। यह उनकी तिजोरी की शोभा बने, इसके लिए हजार तिकड़म है। झूठ का कारोबार है, फौज फांटा लिए सेवा में नत सरकार है कि हर तरफ जाल ही जाल है। इसी जाल को काटते, लतियाते, धता बताते किसान राजधानी में आए थे। वे अपने साथ खेतों की मिट्टी लाए थे। उन्होंने अपने होने को जताया और बताया भी कि राजधानी की जो जगमग है वह इसी मिट्टी से है। भोजन की थाली जो विविध व्यंजनों से सजती है, उसमें इसी की खुशबू है। अब वे लौट रहे हैं गांवों की ओर, खेतों की ओर वे लौट रहे हैं। जीत की खुशी के साथ वे लौटे हैं। कुछ गम भी है, पाया है तो खोया भी है। मन पर यादों का बोझ भारी है, इस बोझ के साथ वे लौटे हैं। उनका लौटना महज लौटना नहीं है, यह भारत की ललाट पर खेतों की मिट्टी का चमकना है। एक कविता है कनेरी की आंखें। झारखंड में एक जिला है हजारीबाग, और वहाँ 1000 बाग हुआ करते थे और इसी आधार पर उसका नाम हजारीबाग रखा पड़ा था। और वहाँ एक कनेरी की पहाड़ी है। तो आज हजारीबाग की क्या हालत है, इसी पर है कनेरी की आंखें। यही शीर्षक है इस कविता का। हमारे पास ही नहीं, पहाड़ों के पास भी होती हैं आंखें। हमारे पास ही नहीं, पहाड़ों के पास भी होती हैं आंखें। कनेरी की चोटी पर जो गुंबद है, उसी से वह देखती है 1000 बागों के शहर को, जहां बचे हैं बस कुछ ही बाग। वह देखती है हरे भरे खेतों को सिमटते, उन पर उगते जंगल को, जो न चूसता है अपनी हरियाली के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और न ही जीवन के लिए उत्सर्जित करता है ऑक्सीजन। हम देख सके तो देखें, कनेरी की आंखों से देखें। हमें नजर आएगा उनमें अपना अतीत ही नहीं, वर्तमान और भविष्य भी उसमें नजर आएगा। उनमें नजर आएगा हमें अपना अतीत ही नहीं, वर्तमान और भविष्य की। लॉकडाउन पीरियड की एक कविता है कमीज। जब हम लोग लॉकडाउन में थे तो हमारे साथ बहुत सारी चीजें लॉकडाउन में रही। उसी संदर्भ की यह कविता है कमीज। कमीज जो शरीर पर रहती थी, सुरक्षा में पूरी मुस्तैद, अब खूंटी पर टंगी रहती है, जैसे यही उसका अस्थायी निवास है। वे हमारे अच्छे दिन थे, कमीज मेरी पहचान थी। वह इस कदर जुड़ी थी मुझसे कि दूर से ही लोग पहचान लेते थे मुझे। मैं जहां जाता कमीज मेरे साथ जाती। दफ्तर, सभा, सोसाइटी, हाट, बाजार, हर जगह मैं ड्यूटी बजाता, मेरे साथ ड्यूटी पर यह भी होती। धरना प्रदर्शन में शामिल होता, नारे लगाता, यह भी साथ होती। कमीज हर हफ्ते धुलती, धुलकर कलफ और स्त्री के बाद जब यह मेरे बदन पर सवार होती,
इसकी चमक से मेरा व्यक्तित्व ताजे फूलों की तरह खिल उठता। लोग कहते भी कि अच्छे लग रहे हो, लोग कहते भी कि अच्छे लग रहे हो, सुंदर दिख रहे हो। इस तरह कमीज लोगों के बीच मेरी प्रतिष्ठा बढ़ा देती और मैं भी इसका पूरा सम्मान करता, भरपूर ख्याल रखता। इन दिनों देश लॉकडाउन में है, मेरे साथ कमीज भी लॉकडाउन में है। मैं घर में बंद हूं और उसका बाहर निकलना बंद है, मतलब हम दोनों कैद में हैं। मेरे पास कोई काम नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं, आराम ही आराम, और इस आराम में रक्तचाप बढ़ गया है। यह मेरे अंदर की बेचैनी है जो कविता में व्यक्त हो रही है। यह मेरे अंदर की बेचैनी है जो कविता में व्यक्त हो रही है। कमीज खूंटी पर टंगी, कमीज खूंटी पर टंगी है, पानी की जगह धूल से नहा रही है। कह सकते हैं अपनी ड्यूटी से छुट्टी पर है, आराम फरमा रही है। यह बेजुबान है, यह बेजुबान है। जुबान होती तो जोर जोर से कहती कि आराम हराम है, आराम हराम है। एक दूसरी कविता है ठेंगे से, यह भी लॉकडाउन के समय की कविता है। ठेंगे से, आओ नाचे गाएं, मुंह न लटकाएं, कमर हिलाएं, डांस करें। वह कहती है और लगती है गाने कि आओ डांस करें, थोड़ा रोमांस करें। मैं कहता हूं अभी इसका समय नहीं है। वह मुंह बिचकाती है, समय कभी किसी का नहीं होता, उसे अपने अनुसार ढालना होता है, जीना होता है। मैं समझाता हूं यह लॉकडाउन का समय है, मैं समझाता हूं यह लॉकडाउन का समय है। सब घरों में बंद हैं, बंद रहना ही जीवन है। ठेंगे से, अरे ठेंगे से, मैं तो सदियों से बंद रही हूं, नहीं स्वीकारती यह मेरा जीवन है। चाहे अकेले उड़ूं या तुम्हारे साथ या कोई और हो, या चाहे न उड़ूं, यह भी तो गिरफ्तार होना है, यह भी तो गिरफ्तार होना है अपने मन के पिंजड़े में। नहीं नहीं, मुक्त होना है उस अभिशाप से जिसे रोज रोज नए विशेषण से सुसज्जित करते हो। देखता हूं उसके चेहरे पर खौफ नहीं, देखता हूं उसके चेहरे पर खौफ नहीं, न अंदर का न बाहर का। उसके डैने खुल गए थे, उसके डैने खुल गए थे। एक छोटी कविता है समकालीनता। नींबू से रस जैसे निचोड़ लिया जाता है, फिर बचता है उसका खोइया, वह किसी काम का नहीं। इसी तरह दया, प्रेम, भाईचारा, अहिंसा, सहिष्णुता ऐसे शब्दों से भाव निकाल उन्हें भावहीन बना देने का काम चल रहा है। इन्हें जो प्रयोग में लाते हैं वे मजाक के पात्र बनते हैं, बुद्धू कहलाते हैं। अब तो ठोक दो, रौन दो, धकिया दो, मसल दो, बुलडोजर चढ़ा दो जैसे शब्द ही चलन में है। यह नई शब्द संस्कृति है, यह नई शब्द संस्कृति है। इसके साथ होना ही समकालीनता है। बुलडोजर एक कविता है, तो आजकल बुलडोजर पर काफ़ी कविताएं लिखी जा रही है। और जिस दिन दिल्ली जहांगीरपुरी में जो घटना हुई थी उसी के बाद की यह कविता है कि उन्हें बुलडोजर पर बड़ा गुमान है, उन्हें बुलडोजर पर बड़ा गुमान है। और हो भी क्यों नहीं, इसी के बूते कई किले ध्वस्त किए हैं, राज पर राज जीते हैं, उनका विजय ध्वज लहरा रहा है। चारों दिशाओं में उन्हीं का आदेश चल रहा है,
तोड़ दो, फोड़ दो, रौंद दो, ठोक दो, बुलडोजर चढ़ा दो, मटिया मेट कर दो। जैसे यह बुलडोजर नहीं, उनके अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है। राजज्ञा के आगे कोर्ट कचहरी क्या चीज है? वह किसी की नहीं मानता, वह किसी की नहीं सुनता, वह सब कुछ चलता जा रहा है। वह धरती को लहूलुहान करता जा रहा है। पर यह क्या? सब्र की भी सीमा होती है। इसी को लांग औरतों की फौज घरों से निकल आई है, खड़ी हो गई है सामने, चारों ओर से घेर लिया है, घेरा कसता जा रहा है। जो अभी राजा के आदेश पर मचल रहा था, दुलत्ते चला रहा था, औरतों ने उसका हिनहिनाना बंद कर दिया है। उन्होंने कान उमेट बता दिया है कि बुलडोजर हो या हो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा, उनके आगे कोई अजेय नहीं। देखने वाले देख सकते हैं कि जो घोड़ा बुलडोजर बना सब रौंद रहा था, वह टट्टू बना है। बच्चों को खिलौना मिल गया है, वे खेल रहे हैं, उसकी सवारी कर रहे हैं। वे खेल रहे हैं, उसकी सवारी कर रहे हैं। अगली कविता है चीजें। चीजें जो निर्जीव होती हैं, मनुष्य के संग साथ से वे सजीव हो उठती हैं। उनमें भी गति आती है, मनुष्य का हम सफर बन वे सफर पर निकल पड़ती हैं। जूते को ही ले, जहां जहां जाता हूं, जूता साथ साथ जाता है। पैरों में रहता है, सच्चे साथी का साथ निभाता है। तलुए पर होने वाले हर हमले को ढाल बन झेलता है। कई बार तो पैरों से निकल जूता हाथ तक पहुंच जाता है, हाथ में हथियार की तरह लहराता है। जॉर्ज बुश क्या कभी भूल पाएंगे जूते की मार? अरे जॉर्ज बुश क्या कभी भूल पाएंगे जूते की मार? और यह मार तो ऐसी है जो सपने तक पीछा नहीं छोड़ती। महाशक्तियों की मिसाइलें निष्फल है इस मार के आगे। जूता हो या बेलन या झाड़ू या चिमटा या कुछ और, कहने के लिए सब निर्जीव चीजें हैं। पर सहते सहते वेदना जब असह्य हो जाती है, ये सजीव हो उठती हैं। नायक और नायिका की तरह कविता में दर्ज होती हैं। नायक और नायिका की तरह कविता में दर्ज होती हैं। मेरी अगली कविता है मैं और मेरी परछाई। मैं और मेरी परछाई। मैं और मेरी परछाई बातें करते हैं। घर परिवार दुनिया जहां सब उसमें शामिल है। हम रहते हैं साथ साथ, हम जीते हैं साथ साथ, हम लड़ते भिड़ते हैं साथ साथ। उजाले में ही नहीं अंधेरे में भी है यह साथ। कुछ लोग हैं जो परछाई को घर में बंद रखते हैं, कहते हैं कि वह घर के लिए बनी है, उससे ही घर चलता है, चूल्हा जलता है। बच्चे पालना, कपड़े खींचना, इस्त्री करना, जूठे बर्तन साफ करना, मतलब हजार काम है जो उसे करना है। मेरी परछाई इस घर को तौबा करती है। मेरी परछाई इस घर को तौबा करती है, कहती है कि जो करना है मिलकर करना है। परछाई हूँ, कोई गुलाम थोड़े हूँ। हमारा रिश्ता मालिक और मजूर का नहीं है। वह मानती नहीं, जिद्दी है। वह मानती नहीं, जिद्दी है। मेरे संग डोलती है, जहाँ जाता हूँ वह जाती है। जब मैं जेल गया वह भी साथ थी। जब मैं जेल गया
वह भी साथ थी, डंडे पड़े दो चार उसने भी सहे, इस तरह सुख ही नहीं दुख में भी साथ रहती है। समय के साथ कहानी बदल चुकी है, समय के साथ कहानी बदल चुकी है। कभी वह मेरी परछाई थी, अब मैं उसकी परछाई हूं। कि कहना मुश्किल है कि कौन किसकी परछाई है, कि दोनों सियामी जुड़वा बहने हैं। वह जहां रहती है वहीं मैं होता हूँ, वह जहां रहती है वहीं मैं होता हूँ। मैं जहां होता हूँ वहीं वह भी होती है, मैं जहां होता हूँ वहीं वह भी होती है। और अब आखिरी कविता है 70 पार करना, मेरा 70 पार करना। मेरा 70 पार करना बचपन में तैर कर नदी पार करने जैसा है। शरीर कई व्याधियों से घिरा है, पर दिल अब भी जवान है। उसी की तरह मचलता है, शरारतें करता है। मैं बचा हूं या लंबी जीवन यात्रा के बाद भी बचा रह गया हूं, तो इसलिए कि संकट से दोस्ती है, चुनौतियां संग दिल है, खतरों से खेलना आदत है। अम्मा बताती है कि जब नन्हा मुन्ना था ऐसा बीमार पड़ा कि आशा पर भी ग्रहण लगा। ओझा वैद्य सब ने जवाब दे दिया, रात भारी थी कहा गया कि नहीं कटेगी। रात भारी थी कहा गया कि नहीं कटेगी, पर सूरज निकला और मैं बच गया। इसी तरह बचता रहा हूँ, मौत पास से गुजरती रही है, उससे पंजा लड़ाने का अपना सुख है। यह शाह और मात का खेल है। मैं 18 मार्च 1974 को क्या भूल सकता? मैं 18 मार्च 1974 को क्या भूल सकता हूँ? वह दिन तो इतिहास में दर्ज है। यह हमारे लोकतांत्रिक देश की सरकार थी जिसने छात्रों का स्वागत गोलियों से किया। पटना की सड़कें लहूलुहान हो चुकी थी। एक गोली तो मुझे स्पर्श करके निकल गई, पैर पर उसके निशान आज भी मौजूद है। बाबरी मस्जिद को गिराया गया, यह उस संस्कृति पर हमला था जिसे रचने में हमारे पुरखों का रक्त बहा था। ऐसी अनेक जख्म आज भी मेरे सीने में है जो रह रहकर रिश्ते हैं। अनेक लड़ाइयाँ जो पिछली सदी में लड़ी गईं वे अब भी जारी हैं। मैं एक सिपाही की तरह उनमें शामिल रहा हूँ। कोरोना से जंग में फेफड़ा छलनी हुआ। इन सब से लड़ते भिड़ते 70 पार पहुंचा। कि इन सब से लड़ते भिड़ते 70 पार पहुंचा हूँ। यह जिंदगी का सबसे खराब दौर है। यह जिंदगी का सबसे खराब दौर है और सबसे कठिन लड़ाई है। याद आता है शमशेर का कहा, याद आता है शमशेर का कहा कि अब जितने दिन भी जीना होना है उनकी चोटें होनी है, अपना सीना होना है। अब जितने दिन भी जीना होना है उनकी चोटें होनी है और अपना सीना होना है। धन्यवाद।